चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सैन्य संगठन का आधार। मौर्य साम्राज्य की नींव केवल विजयों पर नहीं, बल्कि एक सुसंगठित, विशाल और कूटनीति आधारित सैन्य शक्ति बल पर टिकी थी। आचार्य चाणक्य की अमर कृति अर्थशास्त्र में एक राजा के लिए सेना के अनिवार्य अंग होने का सिद्धांत दिया गया है। चंद्रगुप्त का लक्ष्य सिर्फ तात्कालिक युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि भारत को एक विशाल, एकीकृत और स्थायी साम्राज्य के रूप में स्थापित करना था, जिसकी कुंजी उनकी विशिष्ट सैन्य नीति थी। विभिन्न सैन्य तत्वों को शामिल करने की समावेशी नीति। चाणक्य ने एक ही प्रकार के सैनिकों पर निर्भर रहने के बजाय युद्ध की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से सैनिकों की भर्ती की। इसे लड़ाकू जनजातियों और भाड़े के सैनिकों को समाहित करने की दूरदर्शी नीति कहा गया। सैन्य तत्व, विशेषता और भूमिका। मूल सैनिक, स्थायी सेना। यह राज्य द्वारा प्रशिक्षित, नियमित वेतनभोगी और सबसे विश्वसनीय कोर सेना थी। भाड़े के सैनिक, ये पेशेवर योद्धा थे जिन्हें विशिष्ट अभियानों जैसे नंद वंश के विरुद्ध शुरुआती संघर्षों के लिए वेतन पर रखा जाता था। लड़ाकू जनजातियां, वनवासी। ये पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों के युद्ध विशेषज्ञ थे, जिन्हें उनकी बहादुरी और स्थानीय युद्ध कौशल के लिए भर्ती किया गया। सहयोगी सैनिक, ये मौर्यों के साथ संधि या गठबंधन वाले मित्र राज्यों से प्राप्त सैनिक थे। शिल्पी, व्यापारी संगठन। आवश्यकता पड़ने पर संगठित व्यापारिक और कारीगर समूहों, कॉर्पोरेट गिल्ड से भी सैनिकों को सेना में शामिल किया जाता था। प्रशिक्षण, यूनानी प्रभाव और कूटनीति का सबसे बड़ा अस्त्र, गुप्तचर व्यवस्था। चंद्रगुप्त ने सेना के कठोर प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें मैसेडोनियाई यूनानी युद्ध शैलियों का ज्ञान भी था, जिसका उपयोग उन्होंने पश्चिमी शत्रुओं के विरुद्ध संघर्षों में निर्णायक लाभ के लिए किया। चाणक्य की गुप्तचर जासूसी व्यवस्था। चाणक्य की कूटनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार उनका अत्यंत कुशल गुप्तचर नेटवर्क था। यह नेटवर्क युद्ध से पहले और उसके दौरान सक्रिय रहता था। इसका मुख्य कार्य शत्रु की कमजोरियों, उनके आंतरिक असंतोष और सैन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी एकत्र करना था। इस जासूसी ने ही मौर्यों को हर कदम पर सामरिक बढ़त दिलाई। यूनानी लेखकों जैसे मेगिस्थनीज और प्लूटार्क के विवरणों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त की सेना प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। एक, सेना का अनुमानित आकार। प्लूटार्क और प्लिनी के अनुसार मौर्य सेना की संख्यात्मक शक्ति इस प्रकार थी। पैदल सेना लगभग 6 लाख सैनिक। घुड़सवार सेना लगभग 30,000 घुड़सवार। युद्ध हाथी लगभग 9,000 हाथी। ये सेना मौर्यों की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें सेल्यूकस जैसे शत्रुओं पर भी निर्णायक बढ़त दिलाई। रथ लगभग 8,000 रथ। 2, 30 सदस्यीय षडभाग सैन्य प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना के प्रबंधन के लिए 30 सदस्यों की एक युद्ध समिति थी, जिसे कुशलतापूर्वक 6 षडभाग भागों में विभाजित किया गया था। 1, नौसेना, जलमार्गों और तटीय सुरक्षा की देखरेख। 2, यातायात और रसद, सैनिकों, पशुओं और हथियारों के लिए भोजन और आपूर्ति सप्लाई की व्यवस्था करना। 3, पैदल सेना, मुख्य जमीनी बल और सबसे बड़ा भाग। 4, घुड़सवार सेना, तेजी से हमला और गश्त लगाने के लिए। 5, रथ सेना, युद्ध के मैदान में रथों का प्रबंधन। 6, गज सेना, युद्ध हाथियों का प्रशिक्षण और प्रभावी उपयोग। चंद्रगुप्त का नेतृत्व, शीघ्रता और समग्र एकता का उद्देश्य। ये शक्ति केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व के कारण सफल हुई। शीघ्रता और निर्णायकता। चंद्रगुप्त ने धनानंद और यूनानी शत्रुओं को हराने में अभूतपूर्व गति और सटीक निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। चाणक्य की उस रणनीति को उन्होंने सफलतापूर्वक लागू किया, जिसमें पहले सीमांत प्रांतों को जीतकर आधार बनाना और फिर मगध की राजधानी पर निर्णायक हमला करना शामिल था। समग्र एकता का उद्देश्य। उनका अंतिम लक्ष्य केवल एक राज्य का विस्तार करना नहीं था। उनका महान उद्देश्य भारत को यूनानी और स्थानीय अत्याचारी शासकों जैसे नंद से मुक्त कराकर एक राजनीतिक शक्ति के तहत एकजुट करना था। इस बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य ने ही सेना को एक अदम्य और शक्तिशाली प्रेरणा दी। इस प्रकार चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा और चंद्रगुप्त के असाधारण नेतृत्व ने मिलकर एक ऐसी सैन्य शक्ति का निर्माण किया, जिसने न केवल नंद साम्राज्य का अंत किया, बल्कि भारत के इतिहास में पहले विशाल और केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर एक नए युग का सूत्रपात किया।